चलिए देखिए, वेपर प्रेशर, ये लिक्विड है, इस लिक्विड का वेपर बना ना। एक सब ये क्लोज कंटेनर है, इसमें क्या करते हैं, लिक्विड का जो वेपर बनता है, ये वेपर क्या करता है, इस लिक्विड पर क्या करता है, प्रेशर लगाता है, प्रेशर लगाता है। एक ऐसा समय आता है सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, यानी वेपर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर लिक्विड में। लिक्विड जैसे वेपर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं, लेकिन जब वेपर लिक्विड में लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। एक ऐसा समय आता है कि लिक्विड, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस पोजीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस क्या होता है, सेम हो जाता है। वैसी स्थिति में इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर जनरेट होता है वह क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ध्यान समझिए, ये लिक्विड है और ये इसका वेपर है। लिक्विड कैसा हो जाएगा, वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल लिक्विड मतलब वैसा लिक्विड जिसका वेपर आसानी से बनता है, ठीक। यानी इस लिक्विड का वेपर बनना, लिक्विड का वेपर बनना इवेपोरेशन कहलाता है। लेकिन इसी वेपर का जब लिक्विड बनता है तब क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। एक समय ऐसा आता है जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तब इस इक्विलिब्रियम पर इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर जनरेट होता है वह क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। यानी इक्विलिब्रियम के स्थिति में इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर जनरेट होता है वह क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा वेपर, इसको कहेंगे वेपोराइजेशन, इसको कहेंगे कंडेंसेशन। मतलब लिक्विड वेपर में बदला वेपोराइजेशन, वेपर लिक्विड में बदला कंडेंसेशन। ये सिंबल बता रहा है किसको, ये सिंबल बता रहा है इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब जितना लिक्विड वेपर में बदला उतना ही वेपर लिक्विड में बदला, जितना लिक्विड वेपर में बदला उतना ही वेपर लिक्विड में बदला। ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। कुल मिलाकर कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पर इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर जनरेट होता है, अप्लाई होता है, वह क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। यानी ये वेपर प्रेशर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। वेपर प्रेशर निर्भर करता है दो बात पर, एक है नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर दो बात पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा होता है टेम्परेचर। यानी वेपर प्रेशर मुख्य रूप से दो चीज पर निर्भर करता है, पहला है लिक्विड का नेचर कैसा है, दूसरा टेम्परेचर। नहीं, अब हम आगे देखते हैं लिक्विड के नेचर पर कैसे निर्भर करता है और टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है। वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पर कैसे निर्भर करता है, लिक्विड के नेचर पर आपके पास दो लिक्विड है, एक है इथाइल अल्कोहल, दूसरा क्या है, वाटर। इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, जब भी अल्कोहल की हम बात करते हैं नाम नहीं मेंशन होता है, इसका मतलब हमको क्या समझना होता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और वाटर
वाटर में भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दो साइड प्रोवाइड करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही साइड हाइड्रोजन देता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, इसलिए इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वीक है। और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रांग है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर क्या है, प्रबल है, मजबूत है ना, स्ट्रांग है। वैसी स्थिति में क्या होगा, वहां का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और इथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होने के कारण वेपर प्रेशर अधिक हो जाएगा। अब कह रहा है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कैसे? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी तो आसानी से टूटेगा नहीं। जब आसानी से टूटेगा नहीं तो उसका वेपर आसानी से बनेगा नहीं, यानी वेपर जब आसानी से बनेगा नहीं तो वेपर कम होगा। जब वेपर कम होगा तो ऐसी स्थिति में वेपर प्रेशर कम होगा। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक थी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक था उसका वेपर प्रेशर कम था। देखो यहां पर देखो जल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक, वैसे स्थिति में वेपर प्रेशर कम। ध्यान से सुनिए, नेचर ऑफ लिक्विड मतलब अलग अलग लिक्विड के लिए क्या हो सकता है, वेपर प्रेशर अधिक या कम हो सकता है। जैसे यहां पर देखे हैं इथेनॉल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, क्योंकि ये एक ही हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए साइड प्रोवाइड करता है, लेकिन वाटर क्या करता है, दो साइड प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ऐसी स्थिति में वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है और इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है उसका वेपर प्रेशर कम, जिसमें वीक है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। इससे यही निष्कर्ष निकला कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो आसानी से वह टूटेगा नहीं। जब आसानी से वह टूटेगा नहीं तो आसानी से उसका वेपर बनेगा नहीं, यानी वेपर हो जाएगा कम वेपर बनेगा तो कम प्रेशर जनरेट होगा, तो वैसी स्थिति में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ठीक, ये हुआ आपका पहला पॉइंट। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट है इस वेपर प्रेशर का कि ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। नहीं, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसको हम डिसाइड करते हैं किससे, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से। वेपर प्रेशर को डिसाइड करते हैं ये टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है। क्लासियस क्लैपेरॉन साइंटिस्ट का नाम था, इसने एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन पर निर्भर करता है। उससे पता चलता है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है। जैसे यहां लिखे हैं dp अपॉन dt इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी। P यहां पर बता रहा है स्मॉल चेंज इन प्रेशर, dp बता रहा है स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड dt बता रहा है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। जबकि डेल एस और डेल वी, डेल एस बता रहा है इंट्रोपी चेंज, यानी चेंज में थोड़ा सा अंतर रहता है ना। इंट्रोपी चेंज का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल रैंडमली इधर से उधर, जैसे कोई मॉलिक्यूल यहां से शुरू हुआ, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ये सब क्या है, यानी यहां से शुरू किए यहां तक पहुंचे, कैसे जा रहा है जिसका क्लियर नहीं रहता। वैसे स्थिति को हम क्या कहते हैं, इंट्रोपी हम लोग पढ़े थे कहाँ, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। नहीं, यहाँ पर हमको समझ इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला जाना है कि dp अपॉन dt इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल v होता है। नहीं, इंट्रोपी चेंज यानी इंट्रोपी चेंज अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, और यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि इंट्रोपी किसके बराबर होता है, डेल एच अपॉन डेल टी, यानी इंथैल्पी में चेंज के और टेम्परेचर का, इंथैल्पी चेंज और टेम्परेचर का रेशियो क्या कहलाता है, इंट्रोपी कहलाता है। इस बात को हम क्या यहां पर रख दिए। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, उसे हम
देखे थे क्या पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। नहीं, अगर 1 मोल गैस के लिए हम बात करते हैं, 1 मोल के लिए, तो क्या हो जाता है, पीवी बराबर आरटी। यहां से अगर चेंज लेके चलते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी। यहीं से हम मान रखे हैं, यानी आइडियल गैस इक्वेशन से डेल भी यानी चेंज इन वॉल्यूम आर टी अपॉन पी। आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, पी हो गया प्रेशर। इसी से यहां पर रखे हैं, तो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ। ये भी क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। फिर इससे आगे चलिए देखिए, हम देखे थे dp अपॉन dt इक्वल टू पी डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करते हैं, P1 से लेकर P2। P1 हो गया आपका इनिशियल प्रेशर और P2 हो गया आपका फाइनल प्रेशर। फिर डेल एच अपॉन आर, ये दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर वेरिएबल है, इसलिए टेम्परेचर का भी पुनः हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कहां से कहां तक, T1 से लेकर T2 तक। जैसे इसका हम दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती है और लास्ट में ये फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है। नेट मिलाकर के आपको 3 बॉक्स दिया गया था, 3 फॉर्मूला ही आपको जानना है। क्या, लॉग बेस 10 P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R गुना 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ पर डेल एच वेपोराइजेशन, लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है या जितना उष्मा का निष्कासन होता है, वह क्या कहलाता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मान प्रश्न में दिया रहता है। गैस कांस्टेंट का मान तो फिक्स होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर हो गया और T2 आपका फाइनल टेम्परेचर हो गया। अब हमको देखना है, देखिए फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, कौन फॉर्मूला का कौन सा टर्म क्या कहता है। अब हमको समझना है कि वेपर प्रेशर, यहाँ P2 अपॉन P1 क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर को बता रहा है। तो हमको देखना है कि इस प्रेशर का टेम्परेचर से कैसे हुआ। अगर मान लीजिए T1 का मान हमने क्या रखा, 10, T2 का मान हमने अगर 100 रखा, यानी क्या किया, ये 10 ये 100। अब बताओ 1/10 यानी 1/10 है माइनस 1/100, इसको लिख सकते हैं 0.10 माइनस 0.01। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.09। इसका मतलब है टेम्परेचर का मान हम जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, प्रेशर का मान उतना ही अधिक होता है। इसका मान जितना अधिक करेंगे, P2 का मान उतना ही अधिक होगा। कुल मिलाकर के हमको ये जानना था, वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ता है। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो 2 बात पर निर्भर किया था, पहला था क्या, नेचर ऑफ लिक्विड, यानी उस लिक्विड की प्रकृति क्या है, कैसा तरह का लिक्विड दिया गया है। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ यहाँ पर हमको पता चल गया क्या, वेपर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन होगा। नहीं, यानी हम बताएं ये फॉर्मूला, फिर इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया P1 से P2 तक, इसका T1 से T2 तक इंटीग्रेशन किया, बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, उससे हमको जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो क्या था, log बेस 10 P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन। ये भी हो सकता है, अगर इसको इस फॉर्म में दिया जा सकता है, लिखा रहेगा ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यानी हमको पता है ln क्या होता है, 2.303 log बेस 10 के बराबर होता है। यानी ln इक्वल टू 2.303 log बेस 10 के बराबर है। ये आप लॉगरिथम में पढ़ेंगे। नहीं,
इस तरह वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन दिखाता है? डायरेक्ट रिलेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा उतना ही अधिक वेपर प्रेशर होगा। ऐसे भी हमको पता है लिक्विड को जितना अधिक गर्म करते हैं उतना ही उसका वेपर बनता है, जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर होगा। इस फॉर्मूला पर क्या करना है? मान दिया जाएगा P1 P2 T1 T2, किसी R का तो मान फिक्स है, इस 5 में से कोई 4 मान दिया रहेगा, उसमें से 5वां मान निकालना रहेगा। तो सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन होता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।